हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारा थर्ड वीडियो है हमारी ज्योग्राफिकल थॉट की प्लेलिस्ट का। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था इंट्रोडक्शन कि ज्योग्राफिकल थॉट्स होते क्या हैं, कैसे इवॉल्व हुए। देन उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में। एंड आज हम कवर करेंगे रोमन ज्योग्राफर्स। ठीक है। सो बेसिकली रोमन जो थे, रोमन क्या थे, ग्रीक्स की तरह फिलोसफर नहीं थे। ठीक है, ये लोग क्या थे, जो रोमन एम्पायर था पूरा, जो उनके मेन लोग थे, तो वो एम्पायर की नॉलेज, जो एम्पायर के जो लोग थे वही उन्होंने क्या ज्योग्राफी को आगे बढ़ाया इसमें। उनका इसलिए जो मेन फोकस था वो रीजन्स को डिस्क्राइब करने पे था। ठीक है। और उन्होंने मतलब इसलिए जो उनका मेन फोकस था क्या था, जो रोमन जोग्राफर्स थे उनका मेन कंट्रीब्यूशन था रीजनल डिस्क्रिप्शन, मतलब रीजन्स को डिस्क्राइब करना, जो भी नोन वर्ल्ड था उस टाइम का। मैपिंग टेक्निक्स को इन्होंने दिया, और जो भी ग्रीक्स की नॉलेज थी उसके ऊपर इन्होंने और काम किया। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, जो इनका काम था रोमन्स का, उससे हिस्टोरिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी जो थी उसका एक तरह से ग्राउंड वर्क हुआ, मतलब कि क्या है, स्टार्टिंग हुआ, उस बेस बना एक तरह से। ठीक है, रीजनल और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का। तो उसमें सबसे पहले कौन आता है, स्ट्राबो। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि स्ट्राबो और टॉलेमी वो ग्रीक थे या फिर रोमन थे। तो स्ट्राबो और जो टॉलेमी अभी हम जो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो ग्रीक एम्पायर के थे। वो ग्रीक एम्पायर के टाइम पे फेमस लोग थे। बट एक्चुअल में ये कहाँ, इनका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ था, बर्थ प्लेस इन लोगों का क्या है, ग्रीक। तो ये लोग क्या है, ग्रीक ज्योग्राफर्स माने जाते हैं। समटाइम्स एग्जाम में जब हमसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, जिसमें पूछते हैं कि इन ज्योग्राफर्स को अरेंज करो क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि किसके बाद कौन आया, तो उसमें ग्रीक्स के साथ साथ में स्ट्रैबो और टॉलेमी का नाम भी समटाइम्स आ जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रैबो और टॉलेमी का नाम भी आए ग्रीक्स में तो हमें इन्हें कंसीडर करना है उधर, और इन्हें भी उसी के साथ अरेंज करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान है, खास है, याद रखिए आप इस चीज़ को। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्ट्राबो के बारे में। ठीक है, तो जो स्ट्राबो थे वो जो अर्ली ज्योग्राफर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ये, और इनको रीजनल ज्योग्राफी का फादर कहा गया। इन्होंने क्या है, ज्योग्राफी का इनकी बुक थी एक, जिसके 17 वॉल्यूम्स थे, वो लिखी। बेसिकली ये ट्रैवल गाइड की तरह थी जो ज्योग्राफी का बुक्स थी। इसमें इन्होंने जो नोन वर्ल्ड था वहाँ की जो कल्चर थे, हिस्ट्री थी, जो भी वहाँ के लोग थे, इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी का थी, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक तरह से ब्लेंड थी। इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चीज़ें थी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैबो थे, ठीक है, इनका क्या मानना था कि जो भी दो रीजन्स के बीच बाउंड्री होती है वो क्या होती है, नेचुरल बाउंड्री होती है। ठीक है, कि जैसे पहाड़ हैं, लेक्स हैं, ये जो नेचुरल फीचर्स हैं, ये दो रीजन्स को अलग करती है। ठीक है, सो इसी से क्या हुआ, कोरोलॉजी का मतलब कोरोलॉजी का फाउंडेशन रखा गया एक तरह से इनके द्वारा। कोरोलॉजी क्या होती है, एक रीजन के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो इन्होंने फाउंडेशन रखा कोरोलॉजी का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी में क्या है, इन्होंने वॉल्यूम 1 और 2 में जनरल ज्योग्राफी कवर की। ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी इटली की, ग्रीस की, यूरोप की वॉल्यूम 3 और 4, 3 से लेके 10 तक थी, जो उन वॉल्यूम्स में कवर की। एंड वॉल्यूम 11 से लेके 16 में जो एशिया को कवर किया उसकी जनरल ज्योग्राफी, एंड अफ्रीका को वॉल्यूम 17 में कवर किया। फिर आए टॉलेमी। ठीक है, टॉलेमी क्या थे, एक तरह से वो भी मल्टीटास्कर थे एक तरह से। हम हम उन्हें भी कह सकते हैं कि वो एक तरह से मल्टीटास्कर थे। वो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योग्राफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, तो उनकी जो मेन बुक्स थी वो थी अल्मागेस्ट। अल्मागेस्ट क्या थी, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बुक्स थी। और उनकी एक बुक थी गाइड टू ज्योग्राफी, जिसमें उन्होंने ग्रिड सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया था, लैटिट्यूड्स एंड
लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। और उनकी बुक्स थी और भी जो ऑप्टिक्स, टेट्राबाइबल्स और सिंटैक्सिस, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये भी पूछी जाती है। और इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल का डेवलपमेंट किया कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें क्या है, जो अर्थ है वो सेंटर में, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि अर्थ सेंटर में, एंड जो भी और बॉडीज हैं, सन है, मून है और प्लैनेट्स हैं, वो सारे सन के अराउंड रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, ठीक है। और इन मतलब ये क्या करते थे कि जितना भी उस टाइम पे नोन वर्ल्ड था, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा सब कुछ। इवन उन्हें बे ऑफ बंगाल के बारे में भी पता था, उस टाइम पे उन्होंने मेंशन कर रखा था। इन्होंने मैप प्रोजेक्शन की टेक इन्होंने डिफरेंट मैप प्रोजेक्शन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने कोऑर्डिनेट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एक तरह से ये मैप मेकर भी थे, ठीक है। कार्टोग्राफी में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने सन, मून, इन सब के बारे में स्टडी करी काफ़ी ज़्यादा, ये ठीक है। और क्या था, जो इनका मैप प्रोजेक्शन टेक्निक था और जो भी कोऑर्डिनेट बेस्ड जो कार्टोग्राफी थी इनकी, जो मैप मेकिंग वगैरह, तो उसको बाद में जो अरब जोग्राफर्स थे, यूरोपियंस थे, उन्होंने उनको भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इनकी कार्टोग्राफी ने, बाद के जो भी जोग्राफर्स थे उनको भी, ठीक है। फिर जो इनकी जो जोग्राफी का थी स्ट्रैबो की, तो उस पे जो हेटनर थे, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया उसको। ही सेड कि ये सिर्फ जो एराटोस्थनीज की और जो भी और जो जोग्राफर्स है उनका जो काम है, उसको जस्ट इन्होंने क्या किया, कलेक्ट कर लिया है और बस थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से हेटनर का जो कमेंट था स्ट्रैबो पे, कि जोग्राफी का भी थोड़ा सा नेगेटिव था, कि ये सारे जोग्राफर्स और मेन जो एराटोस्थनीज का जो बुक था उसको कलेक्ट करके ही वही चीज़ लिख दी है, कुछ नया नहीं किया है, बस थोड़ा सा उसको ही डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आए प्लिनी द एल्डर। ये बेसिकली क्या है, ना ही जोग्राफर थे ना ही एक्सप्लोरर थे। इनका मेन काम क्या था, जितना भी नॉलेज थी पूरे वर्ल्ड में, जस्ट उसको क्या करते थे, क्या है उनका काम था, इकट्ठा करना। एक उन्होंने क्या किया था, एक मोटी सी टेक्स्ट बुक बनाई थी जिसको एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने नेचर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के बारे में बात करी। जितनी भी नॉलेज वो इकट्ठे कर सकते थे उन्होंने कंपाइल करके पूरा लिख दी, ठीक है। और ये एक तरह से रोमन टाइम्स में विकीपीडिया की तरह था, ठीक है। जैसे हम आजकल विकीपीडिया यूज़ करते हैं अपने नॉलेज के लिए, रोमन टाइम्स में इनकी जो रेफरेंस बुक थी वो विकीपीडिया की तरह थी। इतना सारा उसमें नॉलेज इन्होंने दुनिया भर का इकट्ठा करके रख रखा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलिनस। तो सोलिनस बेसिकली कोई साइंटिस्ट नहीं थे टॉलेमी की तरह, बट ये क्या थे, एक राइटर थे, जिन्होंने जितने भी जोग्राफिकल फैक्ट्स थे उनको एक बुक में लिखा। कलेक्टेनिया रेरम मेमोराबिलियम, जो भी हो, ठीक है, कलेक्टेनिया रेरुम मेमोराबिलियम, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ होते हैं ये प्रोनाउंस करने, ठीक है। तो इन्होंने इस बुक में लिखा सब कुछ, बेसिकली इसका मतलब ये है कलेक्शन ऑफ रिमार्केबल थिंग्स, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी पहले की, सपोज इन्होंने इस बुक में क्या था, फैक्ट्स और मिथ दोनों को ब्लेंड करके इसमें लिखा था। लाइक जो भी जो फैक्ट्स थे, रियल फैक्ट्स, उसको लिखा, और कुछ कुछ इमेजिनेशंस के बेसिस पे कुछ प्लेसेस जो एक्सिस्ट भी नहीं करते हैं, कुछ एनिमल्स, कोई ऐसी जगह है, ठीक है, ये सब इन्होंने दोनों चीज़ें क्या है मिक्स करके फैक्ट और मिथ को अपनी बुक में लिखा। इनकी जो बुक थी वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं थी, बट फिर भी क्या था कि जो रोमन और मेडिएवल पीरियड में जो भी लोग थे वो इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब ज्योग्राफी की, एक तरह से ये ज्योग्राफी के लिए रेफरेंस बुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन गई थी। जो लोग जानना चाहते थे वर्ल्ड के बारे में वो इस बुक को पढ़ा करते थे। तो बेसिकली इनकी जो बुक थी इतनी ज़्यादा साइंटिफिकली करेक्ट ना होते हुए भी रोमन और मेडिएवल पीरियड में, लेट रोमन एंड मेडिएवल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पोम्पोनियस मेला के बारे में। तो जो पोम्पोनियस मेला थे
एक तरह से ये अर्ली रोमन जोग्राफर थे, एक तरह से वन ऑफ द अर्ली रोमन जोग्राफर्स। तो इन्होंने एक बुक लिखी दी कोरोग्राफिया, जो कि एक तरह से वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोमन रीजनल ज्योग्राफी की एक बुक थी। पुरानी जितने भी रीजनल ज्योग्राफी का जब कंट्रीब्यूशन में एक तरह से इनका भी हाथ है बेस रखने में, ये पुरानी रीजनल ज्योग्राफी की बुक्स में से एक थी। ठीक है, इन्होंने इन बुक्स में जो जितना भी नोन वर्ल्ड था, जितना उस टाइम जैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बारे में जो भी जितना भी जानते थे उस टाइम पे, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की बाउंड्रीज़ कैसी हैं, नेचुरल बाउंड्रीज़ कौन सी हैं, और वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कैसी हैं, किस तरह की पाई जाती हैं। तो ये सब इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया। इन्होंने एक मैप बनाया, TNO मैप। इसमें बेसिकली क्या है, ये जो ओ था वो रिप्रेजेंट करता था होल वर्ल्ड को, और टी से ये डिवाइड करते थे पूरे वर्ल्ड को तीन मेजर कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, एक है टॉप हाफ में क्या था, एशिया एशिया, और ईस्टर्न क्या था, अफ्रीका, और एक था यूरोप। ठीक है, बॉटम हाफ जो था वो भी दो में डिवाइडेड था, जो कि टी की तरह शो हो रहा था। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये मैप एक तरह से सिंबल की तरह था, जो कि एक एक्यूरेट मैप नहीं था जो कि वर्ल्ड को शो कर रहा है, बट ये एक तरह से क्या था कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, इंफॉर्मेटिव था उस टाइम पे। मतलब ये चीज़ जो मैप इन्होंने दिखाया है, मतलब ये शो करता है ऐसा कि जो पहले मैप हैं, पहले के लोग थे वो भी एक मैप में पूरे वर्ल्ड को शो करना चाहते थे, मैप्स बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये TNO मैप इनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में। ठीक है, जो भी हमारा ज्योग्राफिकल थॉट्स जैसे इवॉल्व हुई उसमें। फिर पोम्पोनियस क्या हुआ, टॉलेमी की डेथ के बाद और रोमन एम्पायर जो एम्पायर था उसका डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ, यूरोप में डार्क एज आ गई। क्योंकि क्या हुआ कि जितनी भी साइंटिफिक थिंकिंग थी वो सारी ख़त्म होने लगी, डिक्लाइन होने लगी यूरोप में, और लोग क्या थे, वापस से रिलीजन की तरफ जाने लगे। अब से क्या है, वहाँ पे साइंटिफिक से जो थिंकिंग थी वो साइंटिफिक से रिलीजन की तरफ शिफ्ट होने लगी, और लोग ओल्ड मिथ्स वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे बिलीव करने लगे, ना कि साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते थे, ऑब्जर्वेशंस होती थी, इन सब पे विश्वास करना, बिलीव करना बंद कर दिया लोगों ने, और वो मिथ्स की तरफ ओल्ड जो जितने भी उन पे बिलीव करने लगे। और इसी के वजह से वहाँ पे साइंटिफिक जो नॉलेज थी पहले की, उसी को ही रिपीट कर रहे थे, या जो भी है कुछ ऐसे नया काम नहीं हो रहा था साइंटिफिक बेसिस पे। ओके, सो ये जो पीरियड है 5th से लेके 4th सेंचुरी को, इसे डार्क एज कहा जाता है यूरोप में, क्योंकि इसमें क्या है, क्लासिफिक साइंटिफिक ट्रेडिशन था जो उसका लॉस होने लग गया था। ठीक है, उसका लॉस होने लग गया था, और एक तरह से जब रिनायसेंस हुआ दोबारा से, उसके बाद ही जाके, जब 15 सेंचुरी के बाद में फिर जाके दोबारा से साइंटिफिक थिंकिंग इवॉल्व होने लगी दोबारा से यूरोप में। फिर उसके बाद जाके ही वहाँ पे ये क्या है, साइंटिफिकली चीज़ें आगे बढ़ने लगी, और धीरे धीरे आज की तरफ जो है मॉडर्न ज्योग्राफी जो है हमारी, उसके तरफ फिर से अब उन्होंने कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। सो बेसिकली 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में यूरोप में डार्क एज रहा। ठीक है, तो अगर हम अब रोमन जोग्राफर्स के बारे में देखें, तो रोमन जोग्राफर्स के बारे में हमें बस इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रही हूँ। रोज रोज बहुत ही कम पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत ही लिमिटेड, कि सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट करा रही हूँ। अगर आप इसको रोज डेली करते जाएं, साथ साथ इसे लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और इन्हें याद करते जाएं साथ साथ, और डेली रिवाइज भी करें, तो आपके ज्योग्राफिकल थॉट्स में कोई भी क्वेश्चन, मेरे तरफ से गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके साथ साथ अगर आप PYQ भी ज़रूर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और पूरी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप एडिफाई बाय जुलेखा डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाके वेरियस कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, मैं ही आपको पढ़ाती हूँ वहाँ पर भी। सो अगर और किसी को भी ज़रूरत हो कोर्सेज़ की, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। एंड सिर्फ कोर्सेज़ की बात रही अलग, ये वीडियोस जो होती हैं इन्हें भी उन स्टूडेंट्स को शेयर करें, अपने दोस्तों को जिन्हें इनकी ज़रूरत हो।
क्योंकि ऐसे वीडियोस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे रीच नहीं हो पाती है, तो आप लोग ही शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, तब जाके इस वीडियो का जो असली पर्पस है कि लोग स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाए ये वीडियोस और लोग पढ़ पाए, तो तभी फुलफिल होगा। ठीक है, सो आप कोशिश करिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कल हम पढ़ेंगे इंडियन एंड चाइनीज़ जोग्राफर्स के बारे में। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।